नमस्कार, एक बार पुनः मैं डॉक्टर अमित केसरवानी आप सब लोगों को अनुसंधान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स एंड फॉलोअर्स, पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट की सामान्य परिचर्चा किया था। आज मैं विशिष्ट परिचर्चा पे चलूंगा, यानी कि इनके आर्टिकल वाइज हम इनको समझेंगे। एक एक आर्टिकल वाइज की क्या कहते हैं, इन आर्टिकल्स को इसके संबंध में आर्टिकल्स में क्या वर्णन किया गया है, उसकी चर्चा मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूं। तो आर्टिकल 36 से इसकी चर्चा व्याख्या शुरू करता हूं, क्योंकि 36 से 51 तक इसमें वर्णित किया गया है। 36 में कहा गया है, इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को परिभाषित किया जाता है, यानी इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा यानी उसका वर्णन किया गया है, जिसके विषय में मैंने आपको अभी पिछले वीडियो में स्पष्ट किया कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व क्या है। मैंने बताया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट, वो प्रिंसिपल्स हैं, वो सिद्धांत है जिसको फॉलो करके एक स्टेट यानी राज्य अपनी जनता के हितार्थ कार्य करेगा। ऐसा एक प्रकार का आदेश है, एक प्रकार का गाइडलाइन है जो राज्य के लिए बनाया गया है, जनता के हित के लिए। इसके बाद आर्टिकल नंबर 37 में कहा गया है कि इस भाग में अंतर्पृष्ठ तत्वों का लागू होना तय किया गया है, यानी इनमें जो बातें कही गई हैं उनको कैसे लागू किया जाए इसके विषय में डिटेल में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 38 कहता है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, और यहीं से बात इसके डेप्थ में शुरू हो जाती है। लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए यानी कैसे जनता के विकास के लिए, लोक कल्याण के लिए कानून बना सकता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो किसी प्रकार की कोई समस्या जनता के हितार्थ, जनता के कल्याण के लिए सरकार समाज कल्याण के दृष्टिकोण से, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से कानून ला सकती है, जिसका उद्देश्य होगा लोक कल्याण की अभिवृद्धि, सोशल वेलफेयर, सोशल डेवलपमेंट, जनता के वेलफेयर के लिए। तो इस प्रकार से सरकार बहुत से कानून बनाती है, जिस पर कई बार आपके मन में प्रश्न आता है कि अनावश्यक पैसा क्यों वेस्ट किया जा रहा है, क्यों इस पैसे को जनता के नाम पर जनता को अनुदान के रूप में दिए जाना। ये सब कुछ अगर कानून या सरकार स्टेप उठाती है तो इस सब के पीछे सरकार इस आर्टिकल की मंशा रखती है, जो कि कहता है कि राज्य लोक कल्याण के अभिवृद्धि के लिए यानी लोगों के विकास के दृष्टिकोण से, सोशल वेलफेयर के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगी। अब एक एग्जाम्पल के रूप में आज कोरोना के काल में, कोरोना की समस्या के दौरान सरकार यानी राज्य के द्वारा जनता को फ्री रेशन दिया जाना, ये एक प्रकार से लोक कल्याण के दृष्टिकोण से, लोक कल्याण के अभिवृद्धि के लिए एक सामाजिक व्यवस्था है। यहाँ पे विपक्ष इस संबंध में कोर्ट में जा सकता है, कह सकता है कि सरकार जो राष्ट्र का धन है वो बर्बाद कर रहा है, वेस्ट कर रहा है, उसे फेंका जा रहा है, अनावश्यक यूटिलाइजेशन हो रहा है। इस पर सरकार अपना पक्ष रख सकती है और सुप्रीम कोर्ट उस पक्ष को स्वीकार करेगा, क्योंकि ऐसा आर्टिकल 38 में मेंशन है कि सरकार यानी राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था के तहत ऐसा कर रहा है, इसलिए वह लीगल है, सही है, गलत नहीं है, कर सकता है। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 39 की। अभी मैंने आपके साथ आर्टिकल 36 चर्चा कर लिया, 37 चर्चा कर लिया, 38 चर्चा कर लिया, अब 39 की बात करूंगा। आर्टिकल नंबर 39, आर्टिकल नंबर 38 में लोक कल्याण अभिवृद्धि, लोक कल्याण अभिवृद्धि 39 में क्या कहा गया? 39 में कहा गया कि राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व जैसे पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों यानी पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त कराने का अधिकार है, यानी जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त कराने का अधिकार, यानी उनको जीवन जीने के दृष्टिकोण से, जीवन जीने की व्यवस्था के तहत उनको साधन मुहैया कराया जाए। तो ये सरकार का कर्तव्य है, ये राज्य का कर्तव्य है कि स्त्री हो चाहे पुरुष, सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका मिलनी चाहिए। अब इसमें सरकार को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए, ऐसे नियमन, ऐसे कानून लाने चाहिए जिससे कि सबको समान जीविका का अधिकार मिल सके।
दूसरी बात कही गई कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना, इक्वलेंट वेजेस फॉर इक्वल वर्क, यानी एक ही कार्य के लिए किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव ना करना, स्त्री हो चाहे पुरुष, जाति के आधार पे या धर्म के आधार पे या लिंग के आधार पे किसी से भी भेदभाव नहीं किया जाना, सबको बराबर इक्वल वेजेस पे किया जाना चाहिए। आर्टिकल 39 के तीसरे बिंदु की चर्चा करूंगा, जिसमें कहा गया आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले, आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार से व्यवस्थित की जाए जिससे धन तथा उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण ना हो जाए। स्पष्ट है, इस बिंदु पर ध्यान से समझिएगा। ऐसी व्यवस्था ना करे सरकार, या ऐसी व्यवस्था करे सरकार जिससे कि किसी एक पक्ष की ओर धन का अधिक संकेंद्रण ना हो जाए, यानी देश में अर्थव्यवस्था इस प्रकार से मेंटेन किए जाए, ऐसी अर्थव्यवस्था का व्यवस्था किया जाए या ऐसे मॉडल को अपनाया जाए जिससे किसी एक वर्ग विशेष को बहुत लाभ और अन्य वर्ग विशेष को उपेक्षित ना किया जाए। परंतु आज देखिए कैसी स्थिति हो रही है कि एक व्यक्ति या एक कुछ समुदाय अत्यधिक धन प्राप्त करता चला जा रहा है और कुछ वर्ग काफी निकृष्ट और काफी निम्न होते चल रहे हैं, उनका विकास नहीं हो पा रहा है। तो इस प्रकार से राज्य अपने कर्तव्य का निर्वहन करें कि वो अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखें और सबके लिए विकास के रास्ते सुलभ करें, सबको विकसित होने का रास्ता प्रदान करें। तो आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन का और उत्पादन के साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण ना हो, संकेंद्रण हो परंतु वो नुकसानदायक ना हो। चौथी बात कहा गया कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक विकास हो सके, यानी सबको बराबर रूप से भौतिक संसाधनों का वितरण हो। एग्जाम्पल के रूप में अगर झारखंड के पास अत्यधिक कोयला है तो वो एक दृष्टिकोण से वो उस कोयले को संसाधन को इस प्रकार से वितरण करे कि जिससे सभी का विकास हो सके। तो समुदाय के भौतिक संसाधनों का भी इस प्रकार से वितरण हो सके जिससे सामूहिक विकास हो सके, यानी केवल अत्यधिक संसाधनों का विकास केवल झारखंड न करे, बाकी सबको मिले, सारे लोगों को सबका विकास हो सके, सारे समाज का विकास किया जा सके। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण है वो है आर्टिकल नंबर 40। आर्टिकल 40 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्यों? क्योंकि ये मंशा उस समय ही थी जिस समय संविधान निर्मित हुआ। संविधान निर्माताओं ने सोचा कि इस आर्टिकल को उसी समय लागू कर दिया जाए, परंतु देश की अर्थव्यवस्था ऐसी मजबूत नहीं थी। कमोबेश सरकार उस समय राज्य के नीति निदेशकों ने ऐसा विचार किया कि इसे एक प्रिंसिपल के रूप में रख दिया जाए जिससे आगामी आने वाली सरकारें, आगामी आने वाली राज्य सरकारें इसको अपनी सुविधानुसार लागू कर सकें। और ये आर्टिकल है दैट इज ग्राम पंचायतों का संगठन। तो ग्राम पंचायतों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, विलेज पंचायत को उसी समय व्यवस्थित करने की इच्छा थी, परंतु उस समय किया ना जा सका। इसलिए विलेज पंचायतों की व्यवस्था उस समय ना हो पाने की वजह से इसे अभावी भविष्य के लिए बना के रख दिया गया, जिसके तहत आगे चल के सरकार ने तीनों स्तर पर विलेज पंचायत की व्यवस्था किया। इसके बाद आर्टिकल नंबर 41 की चर्चा होगी। आर्टिकल नंबर 41 कहता है कि कुछ दशाओं में, यानी कुछ सेवरल सिचुएशंस में, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार इसी के तहत। अब यहां पे समझिए, मैं फिर से बोलूंगा, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, यानी काम दिया जाए, शिक्षा दिया जाए और लोक सहायता। अब यहां पे देखिए, तो काम का अधिकार, वर्क का राइट टू वर्क, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, लोक सहायता यानी पब्लिक वेलफेयर, इन्हीं दृष्टिकोण से रोजगार गारंटी बिल लाया गया जो सबको कार्य देने के अधिकार पे बना कि यदि सरकारें सबको कार्य नहीं दे सकती तो लोक सहायता के दृष्टिकोण से वेजेस दे। इस प्रकार प्रति व्यक्ति को 200 रुपये एक वेजेस बांध दिया गया। पहले कुछ क्षेत्र तक लागू था, फिर ये पूरे देश में लागू कर दिया गया। मनरेगा इसी का उदाहरण है, इसी के तहत उद्घृत हुआ।
राइट टू एजुकेशन वो भी यहीं से उद्गृत हुआ। भाई कुछ दिशाओं में शिक्षा का अधिकार, तो यहां पर राइट टू एजुकेशन, मनरेगा का कानून, ये सारे कानून आर्टिकल नंबर 41 की देन है। आर्टिकल नंबर 42 पे चलते हैं। 42 कहता है प्रसूति सहायता उपबंध। प्रसूति सहायता, प्रसूति सहायता। प्रसूति सहायता 42 कहता है कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का प्रसूति सहायता उपबंध, यानी प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। दैट मीन्स कि सबको न्याय संगत रूप से वर्क दिया जाना चाहिए और ह्यूमैनिटेरियन भाव के साथ, मानवीयता के भाव के साथ, मानवीय दशाओं को देखते हुए महिलाओं को प्रसूति का सहायता दिया जाना चाहिए। अब यहां पर एक छोटी सी उदाहरण रख सकता हूं कि सपोज करिए कि एक वुमेन फीमेल शिक्षक टीचर विश्वविद्यालय में इसलिए नहीं आ पा रही हैं क्योंकि उन्हें मैटरनिटी लीव दी गई। इस पर कोई व्यक्ति एक पुरुष शिक्षक अगेंस्ट में कंप्लेन कर सकता है, कोर्ट भी जा सकता है। वह कह सकता है कि सरकार उन्हें 6 महीने की लीव दे रही है, फिर 2 वर्ष तक CCL लीव तक हो सकता है और जॉब सिक्योर रहती है, जबकि मैं 2 दिन नहीं आता या मैंने अगर 1 सप्ताह भी में छुट्टी मांगी तो मुझे छुट्टी नहीं दी जाती। अतः उस व्यक्ति को, उस महिला शिक्षक को निकाल दिया जाना चाहिए या उनके खिलाफ अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए, सरकार के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। तो इस पर कोर्ट कह सकती है, कहेगी कि आर्टिकल नंबर 42 में यह मेंशन है कि काम की न्याय संगत, अब न्याय संगत दृष्टिकोण से फॉर प्रोविजन फॉर द जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस और मानवोचित दशाओं के दृष्टिकोण से प्रसूति सहायता उपबंध बनाया गया है। अतः मानवोचित ह्यूमन कंडीशंस के दृष्टिकोण से ऐसी व्यवस्था की गई है और यह न्यायोचित है, इसलिए कंप्लेन शुड बी कैंसल। यहां पर आर्टिकल नंबर 42 इस प्रकार से भारत के नागरिकों की सहायता करता है। नाउ अगला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 43। क्या कहता है ये आर्टिकल 43? इसमें 43 का है और 43 दो आर्टिकल बनते हैं, 43 का और 43 कहता है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, दैट इज निर्वाह मजदूरी, यानी निर्वाह मजदूरी को तय करना। तो जो आप किसी लेबर को अपने घर पे काम के लिए लाते हैं और आप कहते हैं कि भाई ऐसा है कि हम आपसे काम करवाएंगे, लेकिन आपका जो सरकारी रेट 400 रुपये है तो हम उतना नहीं देंगे, हम आपको केवल 200 रुपये देंगे या 250 रुपये देंगे, तो ये अपराध माना जाएगा। सरकार वेजेस लेबर्स का क्लियर करेगा। लिविंग वेज यानी जीवन जीने की आवश्यकता पूर्ति की दृष्टिकोण से इतना मिनिमम वेजेस मिलना चाहिए। तो सरकार तय करेगी कि 400 रुपया आज की डेट में खर्च है एक व्यक्ति का, तो इससे नीचे न्यूनतम मजदूरी नहीं हो सकेगी। ये न्यूनतम मजदूरी है, इसके नीचे नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से लिविंग वेजेस, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि को तय करना ये सरकार का कर्तव्य है, सरकार इसे लागू करेगी और इसके ही तहत सरकार ने निर्वाह मजदूरी इत्यादि तय किया है। इसी में एक 43 का है जो कहता है उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। तो किसी उद्योग में कौन या किस प्रकार के लोग भाग ले सकते हैं। अब अगर खतरनाक उद्योग है तो वहां छोटे बच्चे भाग नहीं ले सकते। इसी प्रकार से इंडस्ट्री के कैटेगरी के अनुसार उसमें कौन भाग ले सकता है, कौन नहीं भाग ले सकता, ये वर्णन इसके अंतर्गत मेंशन किया जाता है। यानी हु कैन पार्टिसिपेट इन द इंडस्ट्री, टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज के अंतर्गत। नाउ 44 की बात करूंगा, अगला बहुत इंपॉर्टेंट है।
44 नागरिक कहता है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, it is very important, uniform civil code very important, that is uniform civil code. तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, नागरिक जैसे समान सिविल संहिता क्या है? तो नागरिकों के लिए एक जैसी व्यवस्था होगी। देश की कोई भी नागरिक हैं, देश के सभी नागरिकों को एक जैसे नियमन को फॉलो करना होगा। तो देश का कोई भी प्रांत है, सभी प्रांत में देश की एक संस्कृति के अकॉर्डिंग रहना होगा। अब यहां पर जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने प्रांत भारत के हैं, सभी क्षेत्रों में एक संस्कृति लागू हो, एक्सेप्ट गोवा। गोवा को छोड़कर, गोवा को क्यों लेफ्ट कर दिया जा रहा है या गोवा को क्यों सुविधा दिया जा रहा है, इसकी बात अगर हम करें तो इस संबंध में इतिहास का वर्णन करना होगा। गोवा 1510 में बीजापुर सुल्तान के अंतर्गत आता था, बीजापुर राज्य के, जिसे पुर्तगालियों ने अपने अधिकार में ले लिया। उसके बाद काफी समय तक पुर्तगालियों ने यहां पर अपना अधिकार रखा, अंग्रेज भी आए, परंतु भारतीयों ने गोवा उनसे अक्षुण्ण रहा, यानी गोवा कभी भी अंग्रेजों के आधिपत्य में नहीं आया। देश की आजादी के बाद गोवा को भारत को समर्पित देने के दृष्टिकोण से पुर्तगाल से भारत का संबंध स्थापित हुआ और इसी के साथ 1961 में 36 घंटे का युद्ध भी हुआ, जो भारतीय आर्मी ने गोवा को जीतने के लिए किया। और उसके पश्चात 1987 में पूरी तरह से भारत का एक राज्य निर्मित हो गया और भारत का सबसे छोटा राज्य बन गया। लेकिन जब पुर्तगाल ने भारत को इससे हस्तांतरित किया, स्थापित किया या ट्रांसफर किया, तो उस समय पुर्तगाल ने एक शर्त रखी, वो ये रखी कि भारत के इस गोवा क्षेत्र में भारतीय ही नहीं बल्कि काफी वर्षों से, कई 100 वर्षों से पुर्तगाली भी रहते हैं। अतः इन्हें एंग्लो इंडियन संप्रदाय का माना जाना चाहिए और इन्हें विशेष प्रकार की इनकी संस्कृति को अक्षुण्ण यानी बनाए रखने की छूट होनी चाहिए, चूंकि पुर्तगाल यूरोपीय संस्कृति से प्रभावित है और उस दृष्टिकोण से गोवा में खुलेपन यानी भारतीय संस्कृति से विपरीत खुलेपन की संस्कृति विद्यमान है। अतः अगर भारत के तत्वाधान में गोवा सम्मिलित होगा तो भारत की समान सिविल संहिता के अंतर्गत यहां पर भी भारतीय संस्कृति लागू हो जाएगी और जिसके तहत पुर्तगाल के जो पुर्तगाली या एंग्लो इंडियन समुदाय है वो एक प्रकार से उनकी संस्कृति पर कुठाराघात होगा। अतः इस दृष्टिकोण से आपसे समझौता बना कि गोवा को उनकी संस्कृति अक्षुण्ण रखी जाएगी और इसके साथ वो भारत के साथ समर्पण में आएंगे और भारत के साथ वो गठबंधन में आएंगे। इसलिए भारतीय संविधान में आर्टिकल नंबर 44 में मेंशन है कि केवल गोवा के लिए ही अलग से सिविल संहिता बनाई जाएगी, लेकिन गोवा को छोड़कर के भारत के अन्य सभी राज्यों के लिए, जो भी राज्य भारत में हैं, सभी राज्यों के लिए नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता होगी। यानी अगर एक ड्रेस कोड है, नग्न नहीं रहना है, ये भारतीय संस्कृति है, तो ये सब पर लागू होगी, सभी राज्यों पर लागू होगी और इसी संस्कृति के साथ भारत में नागरिकों को रहना होगा। ये था आर्टिकल नंबर 44। अब बात करूंगा आर्टिकल नंबर 45 पर। अगला वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आरंभिक शिशुत्व देखरेख के लिए 6 वर्ष से के कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा हेतु उपबंध।
6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा हेतु उपवन, और बाद में इसी को बढ़ा के 6 से 14 वर्ष तक के लिए उपवन कर दिया। अब यहाँ पे बहुत सुंदर बात है, देखिए जब देश आजाद हुआ तो भारत की स्थिति नहीं थी, इतनी आर्थिक कंडीशन इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि वो शिशु की देखरेख के लिए, उनकी शिक्षा इत्यादि व्यवस्था के लिए व्यवस्था कर सके, निःशुल्क व्यवस्था कर सके। लेकिन संविधान निर्माता ऐसा चाहते थे कि आरंभिक शिशुत्व देखरेख, यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी देखरेख, और उसके बाद 6 वर्ष तक के कम से कम उनकी आयु तक, जब तक वो 6 वर्ष तक नहीं पहुंच जाते, उनके संबंध में शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, उनकी देखरेख की व्यवस्था। लेकिन आगे चल के आरटीई ने राइट टू एजुकेशन के तहत इसे विस्तारित करके अब 6 से 14 वर्ष, ना कि केवल इतना ही बल्कि इससे ज्यादा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था कर दी। और आरंभिक शिशु देखरेख के लिए जन्म होते ही बच्चों के विकास के लिए माता पिता को कुछ धन दिया जाता है, जिससे कि कुपोषण का शिकार ना हो। पल्स पोलियो अभियान इत्यादि सब उनके आरंभिक शिशु देखरेख के दृष्टिकोण से विभिन्न टीकाकरण किया जाता है। ये सब कुछ इसी आर्टिकल के तत्वाधान में किया गया। तो आर्टिकल नंबर 45 इसी पॉइंट ऑफ व्यू से निर्मित किया गया। नाउ आर्टिकल नंबर 46 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 16(4) के बाद अब 46 का बात होगा। फिर एक बार आरक्षण की बात दिखाई देती है, जो बड़ा गर्म मुद्दा शुरू हो जाता है कि क्या कहता है। लेकिन यहां पर एक एक वर्ड को ध्यान से सुनिएगा। कहा गया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। तो धर्म, अर्थ, लिंग के आधार पर विभेद का निषेध ये कहा गया, आर्टिकल नंबर 3 में वर्णित कर दिया गया। इस हिसाब से किसी को जाति के आधार पर विभेद नहीं होगा, सभी समान है, समानता के अधिकार में भी कह दिया 19 का में। 16 में भी कहा गया सबको इक्वलिटी रखी जाएगी। लेकिन 16(4) में वर्णित किया गया कि जो सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं उनके विकास के लिए विशेष आरक्षण किया जा सकता है। और उसी के तहत 46 में क्या कहा गया कि अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी की वृद्धि के दृष्टिकोण से उनके शिक्षा और उनके आर्थिक समृद्धि के लिए, उनके हितों के लिए, आर्थिक हितों के लिए विशेष प्रबंध किया जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा फिर वही आरक्षण के दृष्टिकोण से ये माना गया कि एक सोशल जस्टिस का पैमाना है, जिसमें काफी वर्षों से जो लोग पिछड़े चले आ रहे हैं, अगर आज हम सब इक्वलिटी पे सबको ला दें तो भी वो पिछड़े रह जाएंगे। इसलिए कुछ समय के लिए उन्हें इक्वल करना जरूरी है। इसलिए जो अगड़े हैं उन्हें थोड़ी देर के लिए पीछे लाया जाए, ताकि जो पीछे से आ रहे हैं वो आगे निकल जाए और फिर सबको इक्वल कर दिया जाए। क्योंकि अगड़ा यहां है, और अगर हम सबको आज बराबर पे चलाएंगे तो अगड़ा हमेशा अगड़ा बना रहेगा और पिछड़ा पिछड़ा रह जाएगा। इसलिए कुछ देर के लिए अगड़ों को रोकना पड़ेगा और पिछड़ों को चांस देना होगा, जिससे अगड़े और पिछड़े एक बराबर जब आ जाए, अब जब दोनों समान रेखा पे कॉन्साइड कर जाए तो दोनों को फिर साथ साथ बढ़ाया जाए। इससे फिर हमेशा हमेशा इक्वलिटी बनी रहेगी। तो इक्वलिटी फॉर एवर, इक्वलिटी फॉर एवर के लिए देयर इज सम इनइक्वलिटी नाउ, और इस इनइक्वलिटी को रिजर्वेशन कराना दिया गया। और आरक्षण 16, 4 और 46 में जन्म उद्भूत होता है। चलते हैं अब अगले आर्टिकल, राजकीय नीति निर्देशक तत्वाधान के अंतर्गत आर्टिकल नंबर 47 बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, क्योंकि ये पोषाहार, वेल न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा गया। पोषाहार स्तर और जीवन के स्तर को ऊंचा करने के दृष्टिकोण से लोक स्वास्थ्य का सुधार करने के लिए राज्य का कर्तव्य माना जाता है। पोषाहार का स्तर अच्छा हो, इसके लिए मिड डे मील योजना बच्चों में चलाया गया। इसके लिए राशन व्यवस्था, दाल इत्यादि दिया जा रहा है। इसके लिए फ्री रेशनिंग किया जा रहा है। तो पोषाहार स्तर ऊंचा उठाना, इसके अलावा जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, तो लाइफ स्टाइल को ऊंचा उठाने के लिए गरीब लोगों के लिए, पिछड़े लोगों के लिए विशेष प्रावधान, विशेष सरकारी पैकेज इत्यादि वो इसके अंतर्गत। और इसके अलावा जो लोक स्वास्थ्य को सुधार करने के दृष्टिकोण से, तो आप अगर सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो आप देखते हैं कि 1 रुपए का पर्चा कटता है। आप देखते हैं कि तमाम मेडिसिन फ्री में दी जाती हैं, वैक्सीनेशन फ्री में होते हैं। ये सब कुछ इस पॉइंट के अंतर्गत समाहित हो जाता है, क्योंकि सरकार लोक कल्याण, लोक स्वास्थ्य के सुधार के लिए ऐसा सब कुछ कर रही है, जो कि आर्टिकल नंबर 47 के तहत वर्णित है, 47 के तहत कहा जा रहा है। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 48,
ये अगला महत्वपूर्ण आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 48। क्या कहता है? कृषि और पशुपालन का संगठन। स्पष्ट है कि एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। देश के संविधान के निर्माताओं ने यह बात महसूस किया कि कृषि को अगर मजबूत करना है तो कृषि का विकास करने के लिए कृषकों की सहायता करना जरूरी है। अब इसी के तहत आज देखा जाए तो ऋण की माफी हो जाना, हर बार देखा जाता है कि कृषकों के ऋण, चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट, चाहे भाजपा गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट आती है, हमेशा अभी पिछले वर्ष 36,000 करोड़ रुपए कृषकों का ऋण माफ कर दिया गया। इस पर कोई व्यक्ति अगेंस्ट में कह सकता है, कोर्ट जा सकता है, तो कोर्ट इसमें सरकार के सहयोग करते हुए कहेगी कि आर्टिकल नंबर 48 के तहत कहा गया कि कृषि का संगठन, तो कृषि के संगठन के विकास करने के लिए। अब पशुपालन के संगठन के दृष्टिकोण से विदेशी गायों को लाना, विदेशी गायों को यहां स्थापित करना, अधिक से अधिक पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार का देखा जाए तो गौशाला की स्थापना करना। अब अगर कोई व्यक्ति कहे कि साहब ये तो धर्म के आधार पर गौशालाओं का विकास कर रहे हैं, अपने धार्मिक दृष्टिकोण से कर रहे हैं, तो यहां पर कोर्ट कहेगी कि नहीं साहब ये ठीक कर रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल नंबर 48 के तहत पशुपालन का संगठन करने की बात रखी गई है। तो इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पोषाहार का, कृषि और पशुपालन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आर्टिकल नंबर 48 में कहा गया। आर्टिकल नंबर 48 का में भी एक बिंदु कहा गया, 48 का की बात करेंगे। 48 का ये कहता है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्यजीवों की रक्षा के लिए अगर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हो, इससे लाया गया आर्टिकल नंबर 48, क्योंकि 48 का ये कहता है कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए, तो पर्यावरण के संरक्षण के लिए अगर पन्नी को बैन किया जा रहा है तो पर्यावरण के संरक्षण के संबंध में जो कानून बनाया जा रहा है वो इससे बनाया जा रहा है। इस प्रकार से जो पर्यावरण से संबंधित उनका संरक्षण, उनका डेवलपमेंट, वाइल्ड लाइफ को डेवलपमेंट करना और ज्यादा से ज्यादा वाइल्ड लाइफ या वन जीवों की रक्षा करने के, वन जीव अभयारण्यों का विकास करना, वो सब कुछ जो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट अगर इस दृष्टिकोण से कर रहा है तो वो आर्टिकल नंबर 48 का के तहत कर रहा है। अब बात करेंगे आर्टिकल नंबर 49। ये अगला वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल नंबर 49 क्या कहता है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। आर्टिकल नंबर 49 कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो राष्ट्रीय महत्व के जो संस्थान हैं, जैसे ताजमहल है, जैसे म्यूजियम्स है, आर्कोलॉजिकल क्षेत्र हैं, तो इन सब का संरक्षण करने के लिए अब सरकार बहुत सा पैसा इन पर वेस्ट करता है। कई ऐसे भी आर्कोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन है जहां पर इनपुट ज्यादा है, आउटपुट कम है, तो कोई व्यक्ति जाके अगेंस्ट गवर्नमेंट से कह सकता है कि इनकी अनावश्यक इन पर व्यय खर्च किया जा रहा है, स्टाफिंग खर्च की जा रही है, जिस पर कोर्ट कह सकता है कि आर्टिकल नंबर 49 के तहत सरकार ने इस दृष्टिकोण से कार्य करने की योजना बनाई है, जिससे राष्ट्रीय महत्व के संस्थापना और राष्ट्रीय महत्व के जो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, उनका संरक्षण और उन वस्तुओं के संरक्षण के लिए यह प्रावधान किया जा रहा है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु आर्टिकल नंबर 50 की बात करेंगे। 50 दैट इज कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्कृत कर दिया जाना। तो कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग बनाया जाए। अब यहां पर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कार्यपालिका कभी न्यायपालिका में हस्तक्षेप ना कर पाए, क्योंकि कार्यपालिका हो सकता है न्यायपालिका पर बल डाल दे, हो सकता है कि कार्यपालिका न्यायपालिका को प्रभावित करने लगे, हो सकता है कि कार्यपालिका न्यायपालिका को मजबूर कर दे। इसीलिए पीसीएस की परीक्षा लोक सेवा आयोग कराती है, तो पीसीएस जे की परीक्षा हाईकोर्ट द्वारा आयोजित होगा, उसके संबंध में लोक सेवा आयोग नहीं होगा। रिव्यू ऑफिसर, समीक्षा अधिकारी या क्लर्क की अपॉइंटमेंट हाईकोर्ट में करना है तो वो लोक सेवा आयोग कभी नहीं करेगा। इस प्रकार से कई स्थानों पर देखा गया कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखने के लिए इस पर कानून बनाए जाते हैं। अब अगला जो एक इंपॉर्टेंट कानून है वो है आर्टिकल नंबर 51 और वो है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि करना। अब अगर सरकार के कोई मंत्री या सरकार के कुछ लोग विदेश यात्रा करते हैं और वो जाते आते हैं, तो यहां पर उनके द्वारा एक्सपेंडिचर्स पर आरोप लगाया जा सकता है कि अनावश्यक व्यय है, तो वो इसके अंतर्गत उसको समर्थन मिलता है। क्यों? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय शांति को स्थापित करने के संबंध में दो लोग आपस में, दो देश मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, समिट कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने और समृद्धि के लिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये सब कुछ इसके अंतर्गत रखा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स,
मैंने आज आप लोगों को यहाँ इसके अंतर्गत बहुत से महत्वपूर्ण बिंदु का एक्सप्लेनेशन किया, यानी राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों और राष्ट्रीय राज्य के नीति निदेशक तत्वों को इन डेप्थ में मैंने एक्सप्लेन किया, ताकि आपको ये समझ में आ सके कि राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या कहना चाहते हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्वों की क्या अवधारणा है, कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट। इससे पूर्व की वीडियो में मैंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पे सामान्य परिचय किया था, और इस वीडियो में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पे मैंने विशिष्ट परिचर्चा विस्तृत किया है, ताकि आपको एक एक एक्ट, एक एक आर्टिकल वाइज समझ में आ सके। ये वीडियो नेट के फर्स्ट पेपर हायर एजुकेशन की जो तैयारी कर रहे हैं, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो तैयारी कर रहे हैं, और इसके साथ साथ विभिन्न कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में काम आता है, क्योंकि जीएस का महत्वपूर्ण सेक्शन है। तो आशा है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो जरूर इसको लाइक करिएगा, फॉरवर्ड करिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स भेजिए, जिससे मेरा उत्साह बढ़े और मैं और भी नए वीडियोस आपके लिए बना सकूं। और जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, और इसके साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाइए, जिससे कि बहुत से नोटिफिकेशन जो आपको जरूरी है वो मिलते रहें। आशा है फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।